पहलगाम हमले में जिन हाथों ने उस दिन बंदूकें चलाई थी वो आज की डेट तक जिंदा घूम रहे हैं। पहलगाम हमला करने जो आया था वो पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी पैरा कमांडो निकला और ये चीज ऐसे पता चली, हमले के लास्ट में इन्होंने डेड बॉडीज के साथ सेल्फियां ले लेके रखी और जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसने उसके पास जाके उसको पैलेस्टीन के बारे में बोलने को कहा और जैसे ही उसने बोला ये चीज सामने आई, इन्होंने होटल पे हमला करने का जो प्लान था इनका उसकी लोकेशन चेंज करके पहलगाम कर दी, वरना पहले जो टारगेट था। तीसरा आतंकवादी लीगल स्टूडेंट वीजा लेके अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में तो घुसा। हमला होने से पहले पहलगाम एरिया की जो सैटेलाइट इमेजेस थी उनको खरीदने की जो डिमांड थी वो अचानक से डबल क्यों हो गई, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो OGW थे इनको जब पकड़ के पुलिसिया अंदाज में पूछा गया तो इन्होंने लाइन बाय लाइन जैसे ही हमला हुआ यूएस की मैक्सार्ट टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की कंपनी BSI से पार्टनरशिप तुरंत तोड़ दी। ये कोई ऐसे ही रैंडम फायरिंग नहीं थी, 3 तरफ से ग्राउंड को चोक करके भीड़ को मैगी स्टॉल की तरफ इकट्ठा किया गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम कश्मीर में डोमिसाइल इशू करोगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं बढ़ती गर्मी के साथ इंडिया की बढ़ती प्रॉब्लम टेम्परेचर और पोल्यूशन। भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जहां वेदर हॉट और ह्यूमिड रहता है और ग्लोबल वार्मिंग से लास्ट 30 इयर्स में एवरेज 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। धूल, मिट्टी, गर्मी ये सब 12 में से 10 महीने रहने लगा है। इंडिया में 40% प्लस लोगों की स्किन ऑयली है और इसलिए डर्ट, पॉल्यूशन और एक्सेस सीबम प्रोडक्शन की वजह से ऑयली स्किन में एक्ने यानी कि मुहासे की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। देखिए ऑयली स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो ज्यादा सीबम बनाते हैं और जब ये सीबम गंदगी और डेड स्किन के साथ मिलता है तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और वही बनाता है पिंपल्स। तो इसके लिए आज मैं आपको बताना चाहूंगा डर्मा टच के सैलिसिलिक 2% फेस वॉश के बारे में। इसमें है BHA जो ऑयल कंट्रोल करके एक्ने को ठीक करता है और जिंक PCA जो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। 6 से 8 वीक्स में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। पावरफुल एक्टिव से बना ये फेस वॉश फ्रेग्रेंस फ्री है और सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है, तो ये सेंसिटिव स्किन को भी वेल सूटेड है। डॉक्टर रिकमेंडेड इंडियन फार्मेसी ब्रांड डर्मा टच बनाता है सॉलिड प्रोडक्ट्स। 4+ रेटेड इस फेस वॉश का स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 149 रुपीज। ये अवेलेबल है इनकी वेबसाइट dermatouch.com और Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट जैसे सभी प्लेटफॉर्म पे और आपके नियरेस्ट फार्मेसी स्टोर पे भी। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए ये है जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर पड़ता है पहलगाम और पहलगाम से जब आप 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करते हो तो ये यहाँ पे 800 मीटर लंबा एक मैदान है बाइसरन, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और यही वो जगह है जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने एक प्लान तरीके से हमला किया और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये ऐसा ही नहीं है कि एक आतंकवादी आया और ऐसे ही बस बंदूक उठाई और गोली चला दी। इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स ने वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजीज और अल्ट्रासेट्स जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमला किया। अब ये हमला कैसे किया गया, प्लानिंग कैसे हुई, कहां पे हुई, पाकिस्तान में हुई तो उसके मल्टीपल प्रूफ्स क्या निकल के आए, एक एक चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये सारी चीजें समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बाइसरन एरिया दिखाया था, इसके इस तरफ एक गांव है जिसका नाम है गुरी। ये गांव ऑफिशियली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बिजबेहारा ब्लॉक में पड़ता है और इसी गांव के एक घर में पैदा होता है आदिल हुसैन ठोकर जो कि पहलगाम अटैक का पहला आतंकवादी है। अभी थोड़े दिन पहले इसके घर को तो से उड़ा दिया, लेकिन ईयर 1992 में जब ये पैदा हुआ था तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चल के पहलगाम जैसा हमला करेगा जिसकी वजह से 2 देशों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन आ जाएगी। With early reports confirming successful security. अब आदिल जब यहाँ पे बड़ा हो रहा था तो इसने पहले शाह हमदान पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहारा से 12th क्लास की और ईयर 2018 आते आते अनंतनाग में जो रहमत आलम कॉलेज है वहां से अपना MA कंप्लीट करके टीचिंग करने लगा। तो ईयर 2018 तक जब तक ये कॉलेज में था तब तक किसी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी में इसका नाम नहीं आया था, लेकिन बस एक चीज थी उस टाइम पे जो सबने नोटिस की थी कि उस एरिया में जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता था तो उसके जनाजे में जरूर जाता था ये, बाकी किसी और एक्टिविटी में इसका नाम उससे पहले सुनाई में नहीं आया था। लेकिन अप्रैल 2018 में इसने अपना असली गेम स्टार्ट किया। 29 अप्रैल 2018 को ये आदिल ठोकर जो था ये क्या करता है, अपने घर वालों से बोलता है कि उसका एक एग्जाम है तो उसके लिए इसको कश्मीर के बडगाम जाना पड़ेगा और वहां एग्जाम देके वापस घर आ जाएगा और घर वाले भी इसकी बात मान के इसको भेज देते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन निकल जाते हैं लेकिन आदिल अपने घर वापस नहीं आता बल्कि गायब हो जाता है और घर
घर वाले बैक टू बैक फोन भी मिलाते हैं इसको, लेकिन इससे बात नहीं होती है। और फिर थक हार के 2 मई 2018 को आदिल ठोकर की जो मदर थी शहजादा बानो, वो पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर करा देती है। अब इधर मिसिंग रिपोर्ट तो रजिस्टर हुई, लेकिन एक्चुअल में आदिल ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसने बिना किसी को बताए सेम मंथ यानी कि अप्रैल 2018 को पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन लगा के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था, हायर स्टडीज के लिए। और बहुत ही कम टाइम में यानी कि सेम मंथ में पाकिस्तान अथॉरिटी जो है वो आदिल ठोकर को स्टूडेंट वीजा ग्रांट भी कर देती है। और इसी वीजा के बेसिस पे आदिल घर में एग्जाम का बहाना बना के अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वैलिड पासपोर्ट और वैलिड स्टूडेंट वीजा के थ्रू मई 2018 में पाकिस्तान पहुंच जाता है। ये उसकी पिक है उस टाइम की। अब ये पाकिस्तान पहुंच तो गया था, लेकिन इसको पाकिस्तान जाके पढ़ाई नहीं करनी थी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना फोन बंद करता है, अपनी फैमिली और अपनी कश्मीर के आसपास के जो लोग थे उनसे पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म कर देता है। और सेम डे लश्कर तैयबा की लीडरशिप से मिलता है। लश्कर तैयबा ये वही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक ये सब करवाए हैं। अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में एलईडी का कैंप है, जो कि एलओसी से 30 किलोमीटर अंदर पड़ता है पीओके में। यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। दौराए सूफा, दौराए आम, दौराए खास, ये सारी इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में 9 स्ट्राइक्स की गई थी, उसमें से सबसे पहली स्ट्राइक यही की गई थी। अब इधर आदिल की ट्रेनिंग अपनी चलती रहती है, इसको रेडी किया जाता है आगे चल के हमले करने के लिए। दूसरी तरफ जब ये आया था उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि 28 जून 2018 को पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया के अंदर टेरर फंडिंग की मॉनिटरिंग वगैरह करती है। तो FATF ने पाकिस्तान की एक्टिविटीज को देखते हुए उसे अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट करने से पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, एक मौका दिया जाता है सुधरने का। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसकी वजह से IMF, वर्ल्ड बैंक से जो लोन वगैरह मिलते हैं पाकिस्तान को, वो सब रुक जाते। इससे पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल का भी इशू खड़ा हो जाता। तो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद FATF ने पाकिस्तान को गाइडलाइंस दी कि ये जो आपकी कंट्री में लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इनकी फंडिंग आप रोको, इन पे एक्शन लो। तो FATF की गाइडलाइंस और दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने छोटे मोटे एक्शन लिए। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करना स्टार्ट करी कि इन्होंने फंडिंग रोक दी है, और इनके लीडर्स जो हैं LET वगैरह के, इनको भी जेल में डाल के दिखाया। अब इसके कुछ महीने बाद 14 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर पुलवामा किया जाता है। इंडिया के अंदर हर कोई बहुत गुस्से में था, और इस हमले के तुरंत बाद इंडिया ने जितने भी प्रूफ थे, जैसे उमर जिसने हमला किया था उसके अकाउंट में कैसे 10.43 लाख रुपीस पाकिस्तान से डाले गए, ये सारे प्रूफ इकट्ठा करके एक डॉजियर बनाया गया। और FATF मेंबर कंट्रीज जो थी जैसे US, फ्रांस, UK, इनको भेजा। 17 से 22 फरवरी तक FATF की पेरिस के अंदर मीटिंग होती है और पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी जाती है कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो अब इस चीज के बाद पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनकी जो एक्टिविटी थी वो स्लो हो गई और पाकिस्तान में भी शांति हुई। और फिर इसके 5 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। In a seismic policy shift, Article 307. अब ये चीज होने के बाद पाकिस्तान जो था वो चारों तरफ से फंस गया था। इधर आर्टिकल 370 हट चुका था, मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान ले नहीं सकता था। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये जितनी भी प्रॉक्सी थी इनकी FATF की नजर पड़ी थी उन पे। तो इस चीज से निपटने के लिए पाकिस्तान के मुरीदके में, जहां LET का हेडक्वार्टर है, वहां पे मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। और फिर इसके कुछ टाइम बाद एक नया प्लान बनाया जाता है ताकि कश्मीर के अंदर जो लड़ाई है उसको कंटिन्यू किया जा सके। पाकिस्तान एक नए नाम से आतंकवादी आउटफिट बनाता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। प्लान इसमें यह था कि अपना नाम बदलो, चेहरा बदलो, और काम सारा का सारा वही पुराना रखो। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई कंपनी जिसका किसी फ्रॉड के चक्कर में बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाता है, तो वो नए नाम से कंपनी खोल के सेम काम करने लगती है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे भी किया गया। तो अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटता है और 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2019 में द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, को सेटअप कर दिया जाता है। और यही TRF आगे चल के पहलगाम के हमले को अंजाम देती है। ये जो TRF थी इसको ऐसे बनाया गया था कि एक क्लीन लोकल कश्मीरी ग्रुप का इल्यूजन दे, दुनिया भर से ये लोग बचे रहे, जिसमें पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक ना है। और इस TRF के अंदर जो पूरा सिस्टम था, जो ऑपरेशन था, उसको चलाने की जिम्मेदारी वही पुराने आतंकवादी जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद वाले थे, उन्हीं के हाथ में थी। बस नाम बदला गया था। TRF बनने के बाद हायरिंग एक बहुत बड़ा इशू था। तो इसके लिए इन्होंने इनिशियल फेज में तहरीक मिल्लत इस्लामिया, गजनवी हिंद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के कुछ लोगों को मिला के इन्होंने हायरिंग स्टार्ट करी। और ये जितनी भी हायरिंग की गई, इन सारी हायरिंग में से एक हायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि पहलगाम हमले का एक्चुअल मास्टरमाइंड यही है। इसका नाम है हासिम मूसा।
ये हासिम मूसा जो है ये पाकिस्तान आर्मी का एक एसएसजी पैरा कमांडो है। तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो इसकी सर्विस जो थी वो टर्मिनेट करके इसको लोन पे लश्कर तैयबा को दिया था। लोन पे एलईटी को दे दिया। इसका मतलब यह है कि अब ये एलईटी के जितने ऑपरेशंस होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। और देखिए ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। एनआईए की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें साफ ये चीज सामने आई है। जितने ओजीडब्ल्यू के बयान आए हैं, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस डे 1 से इस चीज को कवर कर रही हैं। और इसमें जो कह रहा है कि एनआईए तो इंडिया की है, ये न्यूज एजेंसीज भी इंडिया की हैं, तो देखिए क्राइम इंडिया के अंदर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन इंडिया के अंदर चल रही है, तो टोक्यो से रिपोर्ट नहीं आएगी। और ये जो सारी चीजें बता रहे हैं छुपती नहीं है। पुराने भी जितने हमले हुए, चाहे पुलवामा हो, 26/11 हो, कसाब जो पकड़ा गया, जो भी प्रूफ आए, एनआईए ने इनिशियल स्टेज में जो भी बोला गया, आगे चल के वो सारी चीजें प्रूव हुई और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उन प्रूफ्स को माना। और देखिए इससे पहले मैं आगे पहलगाम का जो हमला हुआ उसकी प्लानिंग कैसे हुई, ये लोग घुसे कैसे, कोऑर्डिनेशन कैसे किया, उसके बारे में बताऊं। उससे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सिर्फ इंडिया इकलौता देश ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के बारे में ये सब चीजें बोलता है। इंडिया के बाहर की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल वॉचडॉग्स, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस फर्म, सब ये चीज कह चुके हैं अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान ने टेरर आउटफिट का यूज करके कश्मीर जैसे एरिया में एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बनाया है। और सबसे डेंजरस पार्ट इस चीज में ये रहता है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो है इसे आतंकवाद नहीं समझती, बल्कि एक कैलकुलेटेड मिलिट्री डॉक्ट्रिन मानती है। जैसे अफगानिस्तान में यूएस की सीआईए ने लोकल मुजाहिदीन के थ्रू प्रॉक्सी वॉर लड़के सोवियत यूनियन को बाहर कर दिया था, तो ये मानते हैं कि सेम ऐसे ही बिना वॉर लड़े इंडिया से कश्मीर ले लेंगे। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशिया स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, इनका एक अनहोली अलायंस है टेरर ग्रुप्स के साथ। इन्होंने 125 से 250 मिलियन डॉलर आतंकवादी ग्रुप्स को दिए हैं, कुछ उनकी सैलरीज की फॉर्म में, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट जितनी भी लगती है उसके लिए दिए हैं। इस पूरी रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। इसके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि पाकिस्तान का आईएसआई अभी भी आतंकवादी ग्रुप को शेल्टर दे रहा है जो इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस सीआरएस, इसकी रिपोर्ट नंबर R41832 में ऑन रिकॉर्ड बोला गया कि पाकिस्तान की आईएसआई एंटी इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड है और लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दे रही हैं। ये रिपोर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। पेज नंबर 23 से 24 के आगे आप पढ़ोगे जब, तो आपको पता चलेगा कैसे कसीदे पड़े गए पाकिस्तान के लिए। अमेरिका की पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस में जो सीआरएस रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर 15 आतंकवादी ग्रुप हैं जिनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक ग्रुप का डेडिकेटेड टास्क है कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाना। ये सारे उनके नाम है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी रिपोर्ट्स इंडिया के बाहर की हैं और अगर इनको भी आप नहीं मानो तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने सीएन के इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि हम ट्रेनिंग देते हैं मिलिटेंट्स को कश्मीर में लड़ने के लिए, ये हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ ने डॉन को इंटरव्यू देते हुए एक्सेप्ट किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान की जमीन का यूज करके मुंबई में अटैक किया। बाकी ये फेमस फोटोग्राफ आपने हाल फिलहाल में जरूर देखी होगी, यूएन के डेजिग्नेटेड आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ ये सारी पाकिस्तान की लीडरशिप खड़ी है। और ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन, एफएटीएफ की कितनी सारी रिपोर्ट है, पूरी रात निकल जाएगी और सिर्फ उन रिपोर्ट्स में पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों से क्या कनेक्शन रहे हैं सिर्फ उसके बारे में पता गया। और ये सब इंडिया के बाहर की रिपोर्ट है। तो आगे मैं जो भी स्टोरी बता रहा हूं आपको, उसको सिर्फ आप ये कह के नहीं रिजेक्ट कर सकते कि अरे ये तो इंडिया का यूट्यूबर है, इंडिया की रिपोर्ट्स हैं, इंडिया की एनआईए है। ये सारी चीजें कह के आप पाकिस्तान का जो लिंक है आतंकवाद से वो हटा नहीं सकते। चलिए वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो देखिए अभी तक पाकिस्तान आर्मी का जो पैरा कमांडो था हाशिम मूसा, वो आर्मी छोड़ के एलईटी के जो ऑपरेटिव्स थे उनके साथ काम करने लगा था। आदिल ठोकर जो कश्मीर से पाकिस्तान पहुंच गया था, वो वहां पे उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। यानी कि पहलगाम हमले वाले दिन जो 2 आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के अंदर अपना काम कर रहे थे। और तीसरी चीज टीआरएफ, इसका फॉर्मेशन हो चुका था। और टीआरएफ के फॉर्मेशन के बाद दूसरी चीज जो इनको करनी थी, इनको टीआरएफ के हेड बनाने थे। और हेड ऐसे बनाने थे जिनके ऊपर इनको लंबे टाइम से ट्रस्ट हो, स्किलफुल हो और कश्मीर के लोकल हो, ताकि इनका जो नैरेटिव है वॉर का वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो। और लोकल हेड होने से लोकल हायरिंग और उस एरिया की नॉलेज उसको अच्छी होती है, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसके लिए ये लोग सेलेक्ट करते हैं कश्मीर के कुलगाम जिले के रामपुरा के कैमा गांव का रहने वाला मोहम्मद अब्बास शेख। ये बहुत ही पुराना और ट्रस्टी आतंकवादी था एलईटी का। ये 1996 से ही एलईटी के साथ आतंकवाद फैलाने में जुड़ा हुआ था। तो इसी वजह से मोहम्मद अब्बास शेख जो था उसको हेड बनाया गया टीआरएफ का। इसको टीआरएफ का फाउंडर भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो टीआरएफ के फाउंडर थे वो पाकिस्तान में बैठे हुए थे।
टीआरएफ के हेड मोहम्मद अब्बास शेख के साथ एक और एलईटी का ट्रस्टी आदमी रहता था जिसका नाम था शेख सज्जाद गुल। पहलगाम हमले की जो प्लानिंग हुई थी, जो लोकेशन सेट की गई थी, जो होटल से पहलगाम शिफ्ट की गई थी, सारी प्लानिंग इसी ने की थी। अभी आएगा आगे। ये कश्मीर में श्रीनगर के नवा बाजार में रहता था। इसने एमबीए कर रखा था और पहले भी दिल्ली में एक बार एक्स के साथ पकड़ा गया था। कई हमले में इन्वॉल्व था। इसका भाई भी महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर था, अभी आजकल गल्फ कंट्रीज में टेरर फंडिंग संभालता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब यहां से मोहम्मद अब्बास शेख और शेख सज्जाद गुल कश्मीर में टीआरएफ का पूरा नेटवर्क संभालते हैं। और फिर इसके बाद कश्मीर के अंदर जो टीआरएफ के ओजीडब्ल्यू नेटवर्क की जो जिम्मेदारी थी वो फारूक अहमद को दी गई। फारूक अहमद जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था। ये 2016 तक तो कश्मीर के नारीकोट गांव कालारूस ब्लॉक कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन 2016 के बाद से ये पीओके के मुजफ्फराबाद में रह के कश्मीर का जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क था उसको संभालता था। और एलओसी पार करा के कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी पहुंचाए जाते थे वो भी यही फारूक ही करवाता था। इनफैक्ट पहलगाम हमला जो होता उस टाइम पे भी जितने आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, सारे एलओसी इसी ने क्रॉस करवाए थे। और जितने ओजीडब्ल्यू इन्वॉल्व थे पहलगाम हमले में, जो प्लानिंग से पहले जाके रैकी कर रहे थे, सब के सब इसके साथ कांटेक्ट में थे। देखिए ओजीडब्ल्यू मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूं। ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर, कश्मीर में जो लोग इंडिया से नफरत करते हैं लेकिन हथियार उठा के अपनी जान दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं, वो ओजीडब्ल्यू बन जाते हैं। ये आराम से आम जनता की तरह अपना घर चलाते हैं, कोई ऑटो चलाता है, कोई दुकान संभालता है, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं उनको ये हेल्प करते हैं। उनको खाना, शेल्टर, आर्मी की इंफॉर्मेशन देना, एरिया की डिटेल्स शेयर करना, ये सारे काम करते हैं। ओजीडब्ल्यू कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओजीडब्ल्यू के बिना जितनी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, एलईटी हो गई, जैश ए मोहम्मद हो गई, इनका पूरा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कश्मीर के अंदर। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें सेटअप हो जाती हैं तो कश्मीर के अंदर फारूक अहमद पाकिस्तान से आतंकवादियों को एलओसी क्रॉस करा के घुसाना चालू करता है कश्मीर के अंदर, ताकि हमला किया जा सके। एलओसी से जितने भी आतंकवादी घुस रहे थे वो सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ वाला जो एरिया था वहां से घुस रहे थे। और इनका एक सेट पैटर्न रहता था। कश्मीर के बॉर्डर पे घुसने के बाद ओजीडब्ल्यू इनको रिसीव करते थे, इनकी हेल्प करते थे, और फिर ये बॉर्डर पे आने के बाद डायरेक्ट जम्मू वाला रूट पकड़ के अनंतनाग पहुंचने की बजाय ये जो यहां से आप किश्तवाड़ वाला एरिया जो देख रहे हो, यहां वाले रूट से पहुंचते थे, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा घने जंगल हैं, नेचुरल केव्स हैं। एवरेज एलिवेशन जो है सी लेवल से 2000 मीटर से भी ऊपर है, तो भागने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे पकड़ना इनको बहुत मुश्किल होता है। 22 अप्रैल 2025 जिस दिन अटैक हुआ था, आज की डेट तक किश्तवाड़ वाला जो इलाका है, हमारी फोर्सेस इनको ढूंढ ढूंढ के मार रही हैं। अभी भी लड़ाई चल रही है इस एरिया में। तो देखिए ईयर 2022 आते आते इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लिया था कश्मीर के अंदर। टीआरएफ ने अपने आतंकवाद के मॉडल की रीब्रांडिंग करी, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए, टेलीग्राम, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज किया इन्होंने। एक TJRF नाम से टेलीग्राम चैनल भी बनाया जिसमें प्रोपेगेंडा वाली वीडियोस वगैरह शेयर करके कश्मीरियों को ज्वाइन कराते थे। और फिर इसी बीच इन्होंने कश्मीर के अंदर हमले करना स्टार्ट किया। नॉन लोकल जो थे उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। लाल चौक से 100 मीटर पे हरि सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट एरिया में मारा इन्होंने। टीआरएफ का ये पहला अटैक था कश्मीर के अंदर। इसके बाद इन्होंने अजय पंडिता जी इनको मारा, आकाश मेहरा को मारा, इंडिया के कोने कोने से जो लेबर्स आए थे उन पे हमले किए। बेसिकली इनका मॉडल कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह ये काम कर रहे थे। जितने भी नॉन लोकल थे उनको ये जा के मार रहे थे। लेकिन असली झटका जो इनको लगा था वो 23 अगस्त को लगा था, क्योंकि इस दिन श्रीनगर के अलोची बाग में टीआरएफ का हेड मोहम्मद अब्बास शेख, जिसको फाउंडर भी कहा जाता है टीआरएफ का, ये लोकल लोगों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस को पता चल जाता और इन्होंने वहीं पे पहुंच के इसको मार दिया। जिस दिन ये मारा, सेम वीक में जो टीआरएफ का सेकंड इन कमांड था, जो मैंने बताया भी था आपको, शेख सज्जाद गुल, इसको हेड बना दिया जाता है। इधर टीआरएफ का हेड मारा जाता है, दूसरी तरफ कश्मीर की सिचुएशन भी बहुत तेजी से बदल रही थी। जैसे 2018 जो स्टोन पेल्टिंग होती थी वो 1458 केसेस आए थे, वहीं 2020 में ये 255 रह गए थे और फिर आगे चल के और कम हुए। आगे 2023 और 2024 में तो ऑफिशियल डेटा 0 हो गया था स्टोन पेल्टिंग का। 2018 में जो 228 आतंकवादियों के केस रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं 2023 की बात करें तो टीआरएफ 44 हमले ही कर पाया था। 2018 में जहां 8.5 लाख टूरिस्ट आए थे, ये नंबर बढ़ के 2023 में 31 लाख हो गया था, और उसके नेक्स्ट ईयर तो 43 लाख टूरिस्ट आए थे। 2019 में जहां 296.64 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी, वहीं 2022 में 2153 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई कश्मीर के अंदर। बहुत पैसा इंजेक्ट किया जा रहा था, और डोमिसाइल लॉ जो थे वो भी आ चुके थे, जिसकी वजह से कश्मीर के बाहर के लोग भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते थे। और मेन जो टारगेट था टीआरएफ का वो यही था कि ये जो ट्रेड बढ़ रहा है, टूरिस्ट बढ़ने से जो कश्मीरियों के हाथ में पैसे आ रहे हैं, इसको रोका जाए अटैक करके। इसको लेके इन्होंने कुछ नॉन लोकल्स और जिन लोगों को डोमिसाइल इशू किए गए थे उन पे हमले किए, लेकिन टूरिस्ट का नंबर कम नहीं हो रहा था।
होटल्स फुल थे, पोनी राइडर्स जो थे, ऑटो वाले, हर कोई बिजी था। यूट्यूब पे भी एक बार आप लोकल कश्मीरी जो थे उनके इंटरव्यू वगैरह जरूर सुनिएगा, जिसमें वो खुलेआम बता रहे हैं कि इतना काम था कि एक दिन का भी आराम नहीं था, बहुत पैसा आ रहा था और बहुत टूरिस्ट भी आ रहे थे। तो जो कश्मीर में इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही थी, तो इससे निपटने के लिए अब यहां से असली गेम शुरू होता है। सितंबर 2023 को हाशिम मूसा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही आ गया था कि ये पाकिस्तान आर्मी का एसएसजी पैरा कमांडो था। तो मूसा और मूसा के साथ अली भाई के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आई नहीं है, ये इसके बारे में नहीं पता है कि ये पैरा कमांडो में था या नहीं था, लेकिन ये अली भाई और मूसा जो थे ये दोनों पाकिस्तानी सिटीजन थे। तो सितंबर 2023 को दोनों कठुआ और सामा सेक्टर के रूट से कश्मीर में इनको घुसाया जाता है। कश्मीर में पहुंचने के बाद OGW की हेल्प से ये खारी, माहौर, बसंतगढ़ यहाँ पे सेफ हाउस में रहते हैं। ये मूसा जो था इसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी कराई गई थी, ये कई दिनों तक बर्फ में जंगल में रह के निकाल सकता था। तो प्लान ये था कि अब जो भी आगे कश्मीर में हमले होंगे उसको मूसा ही लीड करेगा अली भाई के साथ मिलके, और फारूक के जो 15 से 20 OGW थे ये उसकी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चल के जो पहलगाम हमला होने वाला था उसके मेन 2 आतंकवादी कश्मीर में सितंबर 2023 में पहुंच चुके थे। कश्मीर में पहुंचने के बाद ये अपने छोटे मोटे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं और फिर अक्टूबर 2024 को पहलगाम हमले में जो तीसरा आतंकवादी था जिसने बंदूकें चलाई थी, आदिल ठोकर, जो शुरू में मैंने बताया था कि स्टूडेंट वीज़ा लेके पाकिस्तान गया था, ये भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके कश्मीर के अंदर जो पुंछ राजौरी वाला एरिया था इस सेक्टर से घुस जाता है। एक एहसान करके और आतंकवादी था जो सेम टाइम में कश्मीर में आया था, लेकिन उसके भी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है कि ये वही एहसान है जो पहलगाम के हमले वाले दिन था। अब कश्मीर में पहुंचने के बाद ये लोग कुछ टाइम तक नॉन लोकल्स पे हमले करते हैं, स्पेशली जो लेबर्स जो थे जो इंफ्रा और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। जैसे गगनगिर में जी मोर टनल प्रोजेक्ट पे 6 लेबर और 1 डॉक्टर को मारा इन्होंने, फिर डेरा की गली DKJ में हमले किए। तो इस तरीके से हर थोड़े टाइम पे ये लोग वहीं से बैठ के कर रहे थे कश्मीर के अंदर। अब इसके 2 महीने बाद यानी कि दिसंबर 2024 में, यानी कि पहलगाम हमला होने से 3-4 महीने पहले की बात है, इस टाइम पे श्रीनगर के डचीगम में इनके साथ एक आतंकवादी था जुनैद अहमद भट्ट। इसको फोर्सेस घेर के एक ऑपरेशन में मार देती हैं और मरने के बाद इसकी बॉडी वगैरह चेक होती है तो इसके पास से एक मोबाइल मिलता है जिसमें से इसके पाकिस्तान के कनेक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ रहे थे, इनक्रिप्टेड मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, वो सब पकड़े जाते हैं और इसके मोबाइल से एक इमेज मिलती है। अभी रिसेंटली भी आपने ये इमेज देखी होगी, पहलगाम हमले के बाद ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ये इमेज दिसंबर 2024 में जुनैद के मोबाइल से मिली थी, लेकिन उस टाइम पे फोर्सेस पहचान नहीं पाई थी कि इसमें मूसा भी है। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ और बाद में जब टूरिस्ट ने डिस्क्रिप्शन वगैरह दिए हमले के बाद और स्केच बने, तब ये फोटो निकल के आई और OGW जो थे जो पकड़े गए तो उनकी इंफॉर्मेशन के थ्रू तब उसमें पता चला कि ये जो फोटो है इसके राइट में जो है ये मूसा है और इसके बगल में जो आप देख रहे हो ये जुनैद है जिसको मारा गया। अब देखिए इसके बाद जब ये सारे लोग कश्मीर में पहुंच गए थे तो हथियारों का जो अरेंजमेंट हुआ उसके बारे में भी रिपोर्ट्स आई हैं। पहलगाम हमले में अमेरिकन M4 राइफल्स यूज हुई हैं और ये M4 राइफल्स AK-47 से एडवांस थी। इनमें नाइट विजन डिवाइसेस और कैमरे वगैरह लग जाते हैं। जब पहलगाम हमले के बाद क्राइम सीन से कार्ट्रेज बरामद हुई थी तो उन कार्ट्रेज का बैलिस्टिक एनालिसिस किया गया था। उसमें ये चीज निकल के सामने आई थी कि M4 कार्बाइंस और AK-47 जैसी बंदूकें यूज की गई। और ये जो अमेरिकन M4 राइफल्स हैं इनके बारे में भी चीजें बाहर आई हैं कि जब USA अफगानिस्तान से निकला था तो करीब $7 बिलियन के हथियार छोड़ के गया था अफगानिस्तान में। और ये जो हथियार थे इंक्लूडिंग अमेरिकन F4 राइफल्स, वहां से ब्लैक मार्केट में सारे हथियार पहुंचे थे। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से जैश-ए-मोहम्मद का जो चीफ था मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, जिसको आर्म्स, प्रोक्योरमेंट्स और लॉजिस्टिक का टास्क दिया गया था, वो इन M4 राइफल्स को स्मगल करवा के खैबर पख्तूनख्वा रीजन के थ्रू जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज कैंप में लेके आया और फिर वहां से ड्रोन का यूज करके ये जो हथियार थे कश्मीर के अंदर डंप किए गए। और ये जो प्रोसेस था कश्मीर में हथियारों को लाने का ये कई सालों से चल रहा था। अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी हुई और जिस स्टाइल से पहलगाम किया गया उसकी वजह से इस इंसिडेंट की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। एक्चुअली हुआ क्या कि थोड़े टाइम पहले अगस्त 2024 में कतर के दोहा में UN का डेजिग्नेटेड आतंकवादी और लश्कर तैयबा का हेड सैफुल्ला कसूरी हमास के लीडर खालिद मशाल से मिला था। और उस टाइम पे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML थी, इसने भी इस मीटिंग की वीडियोस वगैरह डाली थी।
उस टाइम पे तो इस चीज पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन असली खतरे की घंटी बजती है 5 फरवरी 2025 को। इस दिन क्या होता है कि पाकिस्तान के रवालकोट शहीद सबीर स्टेडियम में हमास के लीडर आते हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब हमास की लीडरशिप ने पीओके के अंदर कदम रखा था, और यहां पहुंचने के बाद इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी। इस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल नाम रखा कश्मीर सॉलिडारिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे इन्होंने काफी रैली की, इंडिया के खिलाफ बहुत सारा जहर उगला, और यहाँ से ये चीज लगने लगी थी कि अब कश्मीर में ये लोग कुछ करने वाले हैं। और पहलगाम हमला भी जो हुआ वो भी हमास स्टाइल में ही हुआ। और ये मीटिंग होने के बाद ये रिपोर्ट्स आने लगी कि हमास ने यहाँ पे आने के बाद कश्मीर के अंदर जो हमले करने की टैक्टिक्स हैं, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं और सिविलियन टारगेटिंग वगैरह पे डिस्कशन किया। अब देखिए, इधर 5 फरवरी को हमास की लीडरशिप पीओके पहुंची, और वहीं इसके एक वीक बाद एक और अनयूजुअल चीज होती है। यूएस के अंदर एक फेमस सैटेलाइट कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज। तो क्या होता है कि अचानक से इस कंपनी के पास कश्मीर के पहलगाम का जो एरिया है वहां की हाई रिजोल्यूशन इमेजेस की डिमांड जो थी वो डबल हो गई। अब पहलगाम एक टूरिस्ट एरिया है, कोई बैटलफील्ड नहीं है कि इस तरीके से डिमांड बढ़ना ये नॉर्मल नहीं था। ये इमेज आप पॉज करके एक बार देख लेना। 12, 15, 18, 21 और 22 फरवरी इसी साल 2025 में सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के ऑर्डर आए। ये वो इमेजेस हैं। देखिए, ये जो यूएस की सैटेलाइट कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज, ये हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जिनका साइज 30 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होता है, उनको दुनिया भर की अप्रूव्ड गवर्नमेंट और डिफेंस एजेंसीज को सेल करती है। जैसे इंडिया के अंदर इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके कस्टमर हैं। ये हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जो होती है नॉर्मल नहीं होती, इससे ग्राउंड पे छोटी से छोटी चीज देखी जा सकती है। इन हाई रिजोल्यूशन इमेजेस के थ्रू अटैक की प्लानिंग, टारगेट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें होती है। ये इमेज एक टैक्टिकल वेपन की तरह एक्ट करती है बैटलफील्ड के अंदर। इस वजह से ये अपनी इमेजेस सिर्फ अप्रूव्ड गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ ही शेयर करते हैं। प्राइवेट या रैंडम एंटिटी कोई आती है तो उसको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं देते, लो ग्रेड इमेजेस दे देते हैं, वो काम की नहीं होती। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि पहलगाम जैसे एरिया की इमेजेस की डिमांड ऐसी बड़ी क्यों, और इन इमेजेस का जो एक्सेस है वो इतना आसान नहीं है। तो जब इसके बारे में भी पता लगाया गया तो एक नया खेल निकल के आया सामने। हुआ क्या कि जून 2024 में एक पाकिस्तानी कंपनी बिजनेस सिस्टम इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड BSI, इसने यूएस की जो ये सैटेलाइट कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज, इसकी सारी की सारी शर्तें मान के इससे पार्टनरशिप कर ली। अब पार्टनरशिप होने से इस पाकिस्तानी कंपनी BSI को ये एडवांटेज हुआ कि ये उन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जिनको आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता उनके राइट्स भी आ गए सेल करने के। कहने का मतलब है कि इस कंपनी के पास भी एक्सेस आ गया जो अभी तक अप्रूव्ड गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एक्सक्लूसिव थी। ये पाकिस्तानी कंपनी BSI चाहे तो अपने पाकिस्तानी क्लाइंट उनको भी दे सकती है, और कुछ पता नहीं कि वो पाकिस्तानी क्लाइंट क्या पता आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ही हो, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कंपनी का जो फाउंडर था उबैदुल्ला सैयद, ये भी फ्रॉडिया निकला। ये क्या कर रहा था कि जो न्यूक्लियर रिसर्च और मिसाइल डेवलपमेंट जैसे सेंसिटिव कामों के लिए जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इक्विपमेंट और एडवांस सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनको ये यूएस से छुप के पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC है उसको इलीगली एक्सपोर्ट कर रहा था। यूएस ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया, और फिर यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलिनॉय ने 18 USC 371 के तहत इसको सजा दी। अब देखिए, फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक में हमास मीटिंग करती है पीओके में। सेम मंथ में पहलगाम जो एरिया है उसकी इमेज की जो डिमांड है वो डबल हो जाती है, और फिर इसके 10 से 15 दिन बाद मार्च 2025 में एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट ये थी कि पीएम नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ यानी कि 19 अप्रैल 2025 को कश्मीर आएंगे वंदे भारत की इनॉग्रेशन करने। अब जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो इस टाइम पे पाकिस्तान से आए मूसा, अली भाई, आदिल ठोकर और बाकी जो इनके साथ ग्रुप में थे ये कश्मीर के अंदर ही थे। जिस मंथ ये अनाउंसमेंट हुई यानी कि मार्च 2025, इस पूरे मंथ ना तो कोई सैटेलाइट की इमेजेस के ऑर्डर आए, और ये जो मूसा, अली भाई ये जो थे इन्होंने भी कोई एक्टिविटी नहीं की कश्मीर के अंदर। ऐसा माना जा रहा है कि इसी मंथ में ये प्लानिंग हुई होगी किश्तवाड़ के जंगलों में। TRF के हेड शेख सज्जाद गुल जो था वो मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर जो थे इन्होंने शायद इसी मार्च के महीने में प्लानिंग करी होगी। लेकिन इसमें सबसे जो सरप्राइजिंग चीज थी, ये जितने भी लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे आपस में, चाहे आपस में कर रहे हो चाहे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हो, इस कम्युनिकेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया। और क्यों नहीं पता चल पाया वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और ये जितने आतंकवादी रहते थे, 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उस समय भी आपने कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, अभी भी यूट्यूब पे पढ़ी है। थुराया सैटेलाइट फोन के थ्रू ये लोग आपस में कम्युनिकेशन
कर रहे थे वो सब पकड़ी गई थी। लेकिन इस बार इनको पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो अल्ट्रासेट्स यूज होते हैं वो देके भेजा गया था कश्मीर में। हुवाई जो है वो एक चाइनीज कंपनी है जो इंडिया के अंदर बैंड है। इसने कुछ स्पेशल स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे, मेट 60 प्रो, P60 सीरीज और नोवा 11 अल्ट्रा। इसमें क्या किया था, इसने इंटरनल सैटेलाइट एंटीना और स्पेशलाइज्ड चिप डाल दी थी इन फोन्स में। पर्पस इसका यह था कि अगर यूजर को कोई इमरजेंसी हो और इंटरनेट ना हो तो वो इन फोन्स को चाइनीज के टियानटोंग 1 सैटेलाइट नेटवर्क, जिसको चाइना टेलीकॉम मैनेज करता है, उससे कनेक्ट करके वॉइस टेक्स्ट हो गए और वीडियो चैट हो गए, ये कर सके बिना इंटरनेट के। बेसिकली एक नॉर्मल फोन सैटेलाइट फोन में कन्वर्ट हो जाता है और इन्हीं अल्ट्रासेट्स को यूज में लाया गया अपग्रेड करके। पहलगाम की पूरी प्लानिंग में यहां तक कि हमले वाले दिन ये अल्ट्रासेट्स यूज हो रहे थे। ये पकड़े इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि जब मूसा और अली भाई जैसे आतंकवादी कश्मीर में बैठ के आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे तो एक्चुअल में हो ये रहा था कि मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नल इंडियन सेलुलर और सैटेलाइट सर्वेलांस सिस्टम को बाईपास करके चाइना की सैटेलाइट का यूज करते थे और फिर उसके थ्रू पाकिस्तान में जो सर्वर है वहां पे सिग्नल जाते थे, जिससे इनका कम्युनिकेशन ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था। और इसलिए ये माना जा रहा है ये जो पूरा मार्च का बंद था और ये पूरी प्लानिंग हुई ये पकड़ में ही नहीं आ पाई। इनके कम्युनिकेशन जो थे वही नहीं पकड़ में आए। पाकिस्तान के कराची और पीओके के मुजफ्फराबाद में बैठ के कोऑर्डिनेशन किया गया इन अल्ट्रासेट्स का यूज करके, जहां एक एक स्टेप समझाया गया कब, कहां और किस तरीके से टास्क को पूरा करना। ये जो अल्ट्रासेट्स हैं ये सिर्फ एक बार 2023 में सुरन कोटे के एक एनकाउंटर में एक बार हाथ लगे थे एक आतंकवादी के पास से। इसको क्रैक करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट इस अल्ट्रासेट को वेस्टर्न कंट्रीज को भी भेजा गया था लेकिन ये क्रैक नहीं हो पाया था। ये बहुत बड़ा रीजन था कि इनकी जो कम्युनिकेशन थी वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी। तो कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रासेट्स तो यूज हुए और कश्मीर के जंगलों में जो रास्ते ढूंढे जाते थे, पहले जो OGW होते थे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प ली जाती थी, लेकिन इस बार OGW की कम हेल्प ली गई। वो इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने नेविगेशन के लिए भी नए मेथड यूज किए। इन्होंने एक ऐप का यूज किया जिसका नाम है एल्पाइन क्वेस्ट, जिसको ट्रैकर जो है वो ऑफलाइन नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। जब इंटरनेट नहीं होता है तो गूगल मैप की तरह पहाड़ों पे नेविगेट करते हैं इसका यूज करके। तो इस एल्पाइन क्वेस्ट के ऑफलाइन वर्जन में इन्होंने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस का यूज किया, जिसकी वजह से ये मूसा, अली भाई बिना इंटरनेट सर्विसेज के, बिना OGW की हेल्प के, जैसे गूगल मैप चलता है उस तरीके से इस एल्पाइन क्वेस्ट ऐप का यूज करके किश्तवाड़ के जंगलों में घूम रहे थे। अब इसके बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में प्लानिंग स्टार्ट होती है कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट आ रहे हैं कैसे ट्रेड को इम्पैक्ट किया जाए कश्मीर के अंदर, ताकि ये जो पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है बहुत तेजी से कश्मीर के अंदर वो डिसरप्ट हो सके। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में इन्होंने डिसाइड किया कि कश्मीर के जबरान वैली के पास जो लग्जरी होटल्स होंगे, स्पेशली जिनमें फॉरेन टूरिस्ट होंगे, उनके ऊपर हमला करा जाएगा। बेसिकली ये कश्मीर के ट्रेड को इम्पैक्ट करना चाह रहे थे। एक तरह से कश्मीरियों के खिलाफ ये ट्रेड वॉर थी। इसमें एक चीज और कही गई है कि शायद ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी को भी कश्मीर में आना था उस टाइम पे इनॉग्रेशन करने के लिए। तो सेम टाइम पे जो लग्जरी होटल होंगे उनमें हाई वैल्यू टारगेट जो होंगे, पीएम के डेलीगेट्स वगैरह जो आते हैं साथ में, उनके होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से हमले की जो कवरेज होगी वो और ज्यादा फैलेगी। इस वजह से ये लोग इस टाइम पे होटल के अंदर जो टूरिस्ट होंगे उनके ऊपर अटैक करने का प्लान जो था इन्होंने फिक्स कर दिया था। अब टारगेट फिक्स होने के बाद 4 अप्रैल 2025 को ये रैकी स्टार्ट करते हैं। रैकी करने आदिल ठोकर के साथ OGW जाते हैं। पाकिस्तानी जो मूसा और अली भाई थे ये रैकी करने नहीं जाते थे। रैकी जब हो जाती थी तो OGW इनको फुटेज वगैरह जाके शेयर करते थे और फिर प्लान बनाया जाता था और डेली बेसिस पे रैकी होती थी। अब जब ये रैकी हो रही थी इसी बीच में 9 अप्रैल को एक लोकल रेजिडेंट था रशपाल, उसके घर में 2 से 3 आतंकवादी M4 राइफल लेके घुसते हैं। अब ये आतंकवादी थे कौन ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन एक चीज कंफर्म हुई कि ये मूसा, अली भाई इनमें से कोई नहीं था। अब रशपाल के घर में घुसने के बाद ये फूड, ट्रैवल बैग और अम्ब्रेला मांगते हैं। फिर रशपाल जो था उससे फोन मांगते हैं, उसके फोन से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, उर्दू में कहीं पे जाके बात करते हैं और फिर सिम तोड़ के रशपाल का जो फोन था उसको वापस कर देते हैं। और उसके बाद जब जा रहे थे ये लोग तो इन्होंने इलाके के आसपास जितने भी एरिया हैं उनकी जो डायरेक्शन थी वो रशपाल से पूछी और सारा कुछ पूछने के बाद ये निकल जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 10 अप्रैल को रशपाल जो था वो पुलिस को जाके सारी चीजें बता देता। और इसके साथ साथ इस टाइम पे और भी छोटी छोटी इंटेल्स एजेंसीज के पास आ रही थी कि होटल के ऊपर आतंकवादी हमला करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस और पैरामिलिट्री जो थी ये दोनों मिलके डचीगाम, निशांत और आसपास के जो लग्जरी होटल थे वहां ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करके सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। फोर्सेस ने सारे जो होटल के जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट थे उन पे सर्वेलेंस शुरू कर दिया था। गेस्ट वेरिफिकेशन होने लगे थे। क्विक रिएक्शन टीम जो थी वो स्टैंड बाय पे रख दी गई थी।
अब इसी टाइम पे एक चीज और निकल के आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी जो विजिट होनी थी कश्मीर के अंदर इनॉग्रेशन के लिए, वो कैंसिल कर देते हैं। और रीजन बताया जाता है कि कश्मीर का वेदर खराब है, इस वजह से ये विजिट जो है वो कैंसिल की जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर ली जाएगी। अब इसके कुछ टाइम बाद ये जो होटल था जहां पे मूसा, अली भाई, इन सब ने टारगेट फिक्स कर लिया था कि होटल के टूरिस्ट पे करेंगे, ये लोग ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब ये प्लान सिक्योरिटी की वजह से कैंसिल हुआ या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आना कैंसिल हुआ उसकी वजह से हुआ, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन होटल का जो टारगेट था, जो सबसे पहले फिक्स हुआ था, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसके लिए ये लोग फिर से रेकी स्टार्ट करते हैं और रेकी करने के बाद 4 लोकेशन फाइनल की जाती है, जिसमें पहली थी अरू वैली, दूसरी थी बेताब वैली, तीसरा इन्होंने लोकल अम्यूजमेंट पार्क जो होते हैं उनको सेलेक्ट किया था और चौथी थी बाइसरन वैली। सारी लोकेशन ऐसी थी जिनमें टूरिस्ट को किया जाए ताकि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ये जो इकोनॉमी बढ़ रही है, इसको इम्पैक्ट किया जा सके। अब इसके नेक्स्ट डे ये जो 4 लोकेशन सेलेक्ट की गई थी, इसमें से अम्यूजमेंट पार्क की जो लोकेशन थी उसको ये लोग हटा देते, कैंसिल कर देते। और रीजन इसके पीछे ये था क्योंकि इसकी लोकेशन से पहलगाम पुलिस स्टेशन सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था, यानी कि 1-2 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंच सकती थी। और जो अरू वैली वाली जो लोकेशन थी उसको भी ये लोग अपने प्लान से ड्रॉप कर देते हैं। रीजन ये था कि एक तो यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत थी, दूसरा रोड का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, तो फोर्सेस का आना और लोगों का भाग जाना बहुत आसान था। और बेताब वैली में भी सेम इशू था, सिक्योरिटी फोर्सेस पास में थी और हमला करने के बाद जो आतंकवादी थे उनका बच के भागने के जो ऑप्शंस थे वो बहुत लिमिटेड थे। और फिर ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद फाइनली इन्होंने सेलेक्ट किया पहलगाम की बाइसरन वैली। रीजन ये था कि एक तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की प्रेजेंस नहीं थी, दूसरा टूरिस्ट का जो फुटफॉल था वो बाकी कंपैरेटिवली ज्यादा था, यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, सिर्फ ट्रैकिंग करके या घोड़े से जाया जा सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस को आने में भी 30 से 40 मिनट लगते ही लगते। सीआरपीएफ की डेल्टा कंपनी 116 बटालियन का जो सबसे करीब बेस था वो 4 से 5 किलोमीटर पे था। ये मैप है उसका, चारों तरफ से घने जंगल, तो हमला करके जंगलों में भागना बहुत आसान था और कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो फिर यहां से इन्होंने जो लोकेशन थी पहलगाम की बाइसरन वैली, इस लोकेशन को फिक्स कर दिया और इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और जब ये चीज होती है तो इसके नेक्स्ट डे न्यूज आती है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं। और इस न्यूज के आने की वजह से यह फैसला हुआ कि जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर होगा उसी बीच में हमला किया जाएगा ताकि पूरे वर्ल्ड में न्यूज बने। इसलिए 22 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी गई। अब जैसे ही डेट फिक्स की जाती है तो बाकी आतंकवादी तो पहले से ही बाइसरन के एरिया के आसपास थे, लेकिन 21 अप्रैल को मूसा और अली भाई जो इतने दिनों से जंगल में छुपे थे उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है और दोनों सेम डेट यानी कि 21 अप्रैल की रात में कोकरनाग के फॉरेस्ट से निकलते हैं बाइसरन वैली की तरफ। जो रूट ये पकड़ते हैं वो किश्तवाड़, दक्षम, लरनू, चटपाल, ऐशमुकम, ये वाला रूट पकड़ते हैं बाइसरन की तरफ निकलने के लिए। कुछ रिपोर्ट में आपको अवंतीपुरा, तराल, सिरीगुवार, पहलगाम वाला रूट भी मेंशन मिलेगा, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट में किश्तवाड़ वाला ही रूट मेंशन है, तो मैंने वही वाला लिया। अब यहां से लोग चलते हैं और 21 से 22 घंटे लगातार चलने के बाद, इस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग की थी कि लगातार चलते हैं, और 21 से 22 घंटे लगातार चलने के बाद बाइसरन के जो आसपास के जंगल हैं वहां पे आके बैठ जाते हैं और वेट करते हैं हमला करने का। आदिल ठोकर वहीं श्री गुवारा के पास के एरिया में था, तो वो पहले से ही वहां पे था। तो कहने का मतलब है कि अब सारे आतंकवादी बाइसरन वैली के आसपास के जो जंगल थे वहां आके बैठ गए थे और घात लगा के इंतजार कर रहे थे। अब देखिए पहलगाम जो है वो ये यहाँ पे है और यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर उबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते से आप ऊपर ट्रैक करके जाते हो तो करीब 1 घंटा लगता है, और ट्रैक करने के बाद आप ये इस गेट पे पहुंचते हो। और जैसे ही इस गेट से आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते ही 800 मीटर लंबा और 600 मीटर चौड़ा ग्रीन मैदान दिखता है। यही मैदान है बाइसरन वैली, और इसी के आसपास के जंगलों में आतंकवादी छुप के वेट कर रहे थे। तो एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है और एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है इस मैदान का। ये जो पूरा एरिया है इसको पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्रिज बेहरा के एक आदमी को 3 करोड़ रुपए में 3 साल के लिए टेंडर में दे दिया था। तो उसी ने इस एरिया के अंदर टिकटिंग का सिस्टम किया, जिप लाइनिंग स्टार्ट करवाई और इस एरिया के चारों तरफ फेंसिंग लगा के भी सिक्योर किया। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे एरिया में 2 एंट्री एग्जिट गेट हैं, बाकी चारों तरफ फेंसिंग हो रखी है, और सिक्योरिटी जो है वो अमरनाथ यात्रा के टाइम यहाँ प्रोवाइड होती है। बाकी के टाइम सिक्योरिटी तभी आती है जब टूर ऑपरेटर या होटल वाले इन्फॉर्म करते हैं अथॉरिटीज को कि टूरिस्ट ज्यादा हो गए, तब वो सिक्योरिटी आती है। अब इसके बाद 22 अप्रैल 2025 का दिन स्टार्ट होता है। 9 बजे बाइसरन वैली की एंट्री खुलती है और पहलगाम से टूरिस्ट अलग अलग होटलों से अपनी अपनी लोकेशन से बाइसरन वैली की तरफ पहुंचना शुरू करते हैं, और बाइसरन वैली का जो मेन गेट है यहाँ से टिकट ले लेके बाइसरन वैली में एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं। और धीरे धीरे करके 1000 टिकट बिक चुके थे, मतलब कि 1000 लोगों का फुटफॉल इस एरिया में हो चुका था। और अब इसके बाद दोपहर के 1:30 बज चुके थे और तब तक करीब 400 टूरिस्ट बचे थे
इस लोकेशन के अंदर। बाकी सारे जितने थे वो वापस जा चुके थे। किसी को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके 15 मिनट बाद यानी कि 1:45 पे पहला आतंकवादी मोस्ट प्रोबेबली आदिल ठोकर जो था वही घुसता है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगा, इस पूरे सीन में ये कहना मुश्किल होगा कि इधर से मूसा गया या इधर से आदिल गया, क्योंकि इस चीज़ का कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाया कि आदिल किधर से घुसा, मूसा किधर से घुसा। सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि मूसा, अली भाई और आदिल वहाँ पे थे जिन्होंने बंदूकें चलाई थी, और कुछ आतंकवादी जो थे वो जंगल में एज अ बैकअप थे। कुछ ऐसे थे जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी लेकिन वो भीड़ में मिले हुए थे। इसलिए एक्चुअल में उस समय वहाँ पे कितने आतंकवादी थे ये कहना मुश्किल था, लेकिन अली भाई, मूसा और आदिल ठोकर ये कंफर्म थे वहाँ पे जिन्होंने बंदूक उठा के लोगों को मारा। तो इस तरीके से एक आतंकवादी कश्मीरी फेरन पहन के ये इस तरफ से ग्राउंड में एंट्री करता है। इसकी वगैरह कश्मीरी जो फेरन इसने पहन रखी थी उसके अंदर छुपा रखी थी, तो आराम से पब्लिक के बीच में घुस के इधर ये जो एंट्री एग्जिट गेट है इसकी तरफ जाने लगता है। जैसे ही ये एंट्री एग्जिट गेट पे पहुंचता है, ये बंदूक निकाल के हवा में फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। किसी आदमी पे नहीं चलाता है, हवा में कॉन्टिन्यूसली फायरिंग करता है और भीड़ को जो मेन एंट्री एग्जिट गेट है उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही भीड़ मेन एंट्री एग्जिट गेट की तरफ इकट्ठा होने लगती है, तो वहीं साइड से जंगलों की तरफ से फेंस जो लगी हुई थी वहां से कूद के 2 आतंकवादी मिलिट्री ट्रैक सूट पहन के वगैरह लेके खड़े हो जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये मूसा और अली भाई थे। पब्लिक सोच रही थी कि सिक्योरिटी वाले हैं, तो देखिए ऐसे ही कुछ आतंकवादी आए रैंडम, उन्होंने फायर करके लोगों को मार दिया। ऐसा नहीं था, ये एक वेल प्लान ट्रैप था जिसमें जो दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उनको प्रॉपर ब्लॉक किया गया, और ये जितने टूरिस्ट थे इनको चारों तरफ से घेरा गया, और एरिया बहुत बड़ा था। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कुछ लोग जो दूसरी तरफ थे उनको पता ही नहीं चल पाया कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है, वो आराम से अपना जिप लाइनिंग वगैरह कर रहे थे। अब भीड़ जब मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पहुंचती है तो वो जो दोनों आतंकवादी थे, जो सिक्योरिटी वाले जिनको लोग समझ रहे थे, वो भी गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये सारी भीड़ को इधर ये जो भेलपुरी और चाय और फूड की जो स्टॉल थी इस पॉइंट पे भीड़ को इकट्ठा करते हैं, औरतों और आदमियों को अलग करते हैं। ये सारी चीजें जो करी इन्होंने, ये मेन एंट्री एग्जिट जो गेट था उससे 50 मीटर के अंदर ही करी। अब आदमी और औरतों को अलग करने के बाद ये आदमियों से पूछते हैं कि हिंदू है कि नहीं, और फिर जो नहीं बताते उनसे कलमा पढ़वाते हैं। देबाशीष भट्टाचार्य के पास जैसे ही आतंकवादी आए, उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उनको छोड़ के आतंकवादी दूसरी तरफ चला जाता है। एक क्रिश्चियन वहीं बगल में खड़ा था, उससे पैलेस्टीन का जो इशू था उस पर बोलने को कहा गया। कुछ की पैंट उतरवाई गई, और फिर जो हिंदू टूरिस्ट थे उनको क्लोज रेंज से गोली मार दी गई। अब इसी टाइम पे आदिल हुसैन जो पोनी राइडर था, ये टूरिस्ट जो थे उनको घुमाने लेके आया था। आदिल के एक टूरिस्ट को आतंकवादी गोली मारता है तो आदिल उससे बहस करने लगता है, उसकी गन छीनने लगता है, तो आतंकवादी आदिल हुसैन को भी 3 गोली चला के उसकी भी जान ले लेते हैं। इनके पास M4 राइफल थी, AK-47 थी, इनकी बॉडी और पे GoPro कैमरा लगे हुए थे, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे, और जिन लोगों की जान चली गई थी उनके साथ सेल्फी ले लेके अपने फोन में रख रहे थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता नहीं पाऊंगा और आप सुन भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें ये लोग 20 से 25 मिनट तक इन्होंने की। ये सारी चीजों में 26 लोगों की जान गई। उनके नाम ये हैं। और फिर जब ये सारी चीजें हो गई तो इसके बाद इन्होंने भीड़ में से ही 2 फोन लिए, जबरदस्ती छीने उनसे, और उन फोन को लेके लेफ्ट साइड वाली जो वॉल की फेंस थी उसके ऊपर से कूद के जंगलों में भाग गए। अब ये तो भाग गए, लेकिन वहां साइड पे चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे, अपनी फैमिली के लिए हेल्प मांग रहे थे, लेकिन दूर दूर तक हेल्प ही नहीं थी कोई। फिर जैसे तैसे करके 2:30 बजे पुलिस के पास पहली बार इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि बायसरन वैली में आतंकवादियों ने ये सब कर दिया है। पहलगाम पुलिस स्टेशन के SHO शॉक्ड हो जाते हैं और इनको बायसरन वैली पहुंचने में टाइम लगता, तो इन्होंने जल्दी मदद भिजवाने के लिए कश्मीर की सारी यूनियन के जो जनरल प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद थे इनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सारी चीजें हो गई और जल्दी से जल्दी हेल्प भेजी जाए। और अब्दुल वाहिद को जैसे ही पता चलता है, वो पोनी ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस अहमद भट्ट को बता देते हैं। इनके भी फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो ये अकेले ही बायसरन वैली की तरफ भागने लगते हैं, और जो रास्ते में जो इनको 1-2 लोग मिलते हैं उनको अपने साथ ले लेते हैं और जंगल से शॉर्टकट लेके फोर्सेस से पहले पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है कि इतनी भीड़ में सिर्फ 5 से 6 लोग ही पहुंच पाए थे मदद के लिए। ये प्रोफेशनल भी नहीं थे, तो ये लोग पीठ वगैरह पे बैठा के जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता था वो कर रहे थे। फिर जैसे तैसे करके SHO रियाज जो है वो पहुंचते हैं, और फिर CRPF की 116 बटालियन के कमांडेंट राजेश कुमार जो थे वो अपनी 25 लोगों की टीम के साथ पैदल भागते भागते साइड पे पहुंच जाते हैं, और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है। हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं। अब जैसे ही हमला होता है, इसके थोड़ी देर बाद TRF जो थी वो हमले की जिम्मेदारी लेती है और रीजन बताती है कि जो डोमिसाइल इशू करे जा रहे हैं इसलिए किया गया। अब इसके बाद ये जो पूरा एरिया था उसको सैनिटाइज किया जाता है। टूरिस्ट जो थे जिनके साथ ये सारी चीजें हुई थी उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं, स्केच बनवाए जाते हैं, क्रैकडाउन स्टार्ट होते हैं। OGW जो थे
उनको पकड़ा जाता है, उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं, और लोग जो इन्वॉल्व थे उनको पकड़ के कैसे प्लानिंग हुई उसको जोड़ा गया, और जो OGW और आतंकवादी पकड़े जा रहे थे उनके जो घर थे उनको लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि TRF ने तो ऑलरेडी जिम्मेदारी ले ली थी इस पूरे हमले की, लेकिन 25 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेस स्टेटमेंट इशू किया जिसमें इस पहलगाम हमले को क्रिटिसाइज करना था। तो इस प्रेस स्टेटमेंट का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें डायरेक्ट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही TRF का नाम इसमें लिखा हुआ देखा पाकिस्तान ने इसका अपोज किया। पाकिस्तान ने कहा कि UN की इस ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट से TRF का नाम हटना चाहिए। ये उस स्टेटमेंट की ओरिजिनल कॉपी है, आप पॉज करके देख लेना, कहीं भी TRF का नाम मेंशन नहीं है। चाइना ने भी UN की 1267 सैंक्शन कमेटी में TRF को ब्लैकलिस्ट करने वाला जो इंडिया का प्रपोजल था उसको रोक दिया। चाइना के डिप्लोमेट चुआंग ली ने पाकिस्तान के कहने पे TRF का नाम लिस्ट से हटा दिया, और बहुत ही फक्र से पाकिस्तान ने नाम हटाने के बाद अपने पार्लियामेंट में बताया कि हमने TRF का नाम नहीं आने दिया। अब देखिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, OGW पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मेन जो उस दिन बंदूकों पे जिनके हाथ थे, जिन्होंने मारा था, मूसा, अली भाई, आदिल ठोकर, ये सब बचे हुए हैं। इनको अभी भी इंडियन फोर्सेस किश्तवाड़ के जंगलों में ढूंढ रही है, ऑपरेशन चल रहा है। जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगी मैं आपको बता दूं। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, डर्मा टच के सैलिसिलिक 2% फेस वॉश को जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।